एक परिवार का घर आग में जल गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। वो बार बार सबको कमरे में रहने को क्यों कह रही थी, मुझे नहीं पता। वो चाहती थी कि हम आग में जलें या कुछ और। फायर ब्रिगेड को घर में कई बच्चे मिलते हैं, जिनमें कुछ कभी जिंदा बाहर नहीं आते, और जिस महिला पर इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने का आरोप है, वही इन बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। तुम किस बात से डरी थी जब मुझे करना चाहिए था? चाकू मेरे पास होना चाहिए था, जब मेरे पास चाकू होना चाहिए था। क्या उसने आज चाकू निकाला था? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसने बच्चे पे चाकू निकाला, लेकिन उसने किसी और पे चाकू नहीं निकाला। लेकिन इस छोटी लड़की पे मुझे लगता है उसने किया। और फिर जब मैंने कहा वो बाकी सबको मार डालेगी, अपने दोस्त को भी। क्या चेतावनी के संकेत थे? क्या इसे रोका जा सकता था? कुछ समय तक सब ठीक था, जब तक जैसे अभी हाल ही में मैं कहूँगा, मैं उसके यहाँ आखिरी बच्चे के समय था। इस एपिसोड में हम जॉर्जिया की एक दिल दहला देने वाली पारिवारिक त्रासदी और उस माँ के अकल्पनीय कदम के पीछे के अनसुलझे सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल, आप जानते हैं वो अब भी जिंदा क्यों है? मेरा मतलब, क्या आप अभी भी उसके साथ रहने का इरादा रखते हैं? फीमेल क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। पोल्डिंग काउंटी जॉर्जिया में यहीं हम इस हफ्ते की महिला अपराधी डार्लीन ब्रिस्टर से मिलते हैं। डार्लीन का जन्म 1982 में हुआ। हम डार्लीन के बचपन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि 2002 में उन्होंने रिकी ब्रिस्टर नाम के एक आदमी से शादी की थी। 17 साल से ज्यादा की शादी में इस जोड़े के 7 बच्चे हुए। 2022 तक डार्लीन और रिकी 16 साल के, 14 साल के, 11 साल के, 9 साल के बच्चों के माता पिता थे। 5 साल के, 3 साल के और उनका 9 महीने का सबसे छोटा बच्चा। शायद बाहर वालों के लिए वे सिर्फ 9 लोगों का परिवार थे। क्या कोई सच में जानता है कि पड़ोसियों के बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है? क्योंकि ब्रिस्टर परिवार के घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 24 जून 2022 को रात 9:30 बजे से ठीक पहले पोल्डिंग काउंटी 911 को वुडविन ड्राइव पर स्थित एक घर में आग और घरेलू झगड़े की सूचना मिली। दमकल की टीमें उस पते पर पहुंची जहां ब्रिस्टर का घर जल रहा था और वहां अंदर बच्चे फंसे हुए हैं। ये एक डरावना दृश्य है। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने 2 बच्चों को बचने के लिए दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदते हुए देखा। दमकल की टीमें आग से लड़ते हैं, लेकिन अंत में आग काबू में आ जाती है। उन्हें आग से भी अधिक विनाशकारी दृश्य दिखते हैं। 3 साल के बच्चे व 9 महीने के शिशु को वहीं मृत घोषित किया गया। 11, 9 और 5 साल के बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन 5 साल के ब्रिस्टर बच्चे की चोटों के कारण अंततः मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 3 लोग ही घर से सुरक्षित बाहर आते हैं। ब्रिस्टर परिवार के 16 और 14 साल के बच्चे, साथ ही डार्लीन ब्रिस्टर। जांचकर्ताओं ने पता लगाया कि आग के वक्त डार्लीन के पति रिकी ब्रिस्टर घर पर नहीं थे। उन्होंने पता लगाया कि ब्रिस्टर के 5 साल के, 3 साल के और 9 महीने के बच्चों की मौत आग से नहीं हुई थी। उनकी मौत चाकू से लगी चोटों के कारण हुई थी। बताया गया कि ब्रिस्टर परिवार के किशोर बच्चों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को बताया कि उन्हें पता है कि हमलावर कौन है, उनकी मां डार्लीन। पुलिसकर्मियों ने डार्लीन को संपत्ति पर पाकर हिरासत में लिया। 7 बच्चों से भरा एक घर कैसे अकल्पनीय त्रासदी का स्थल बन जाता है? एक माँ को अपने ही बच्चों के साथ ऐसा करने के लिए क्या प्रेरित कर सकता है? डार्लीन की हिरासत के दौरान जासूस अगली सुबह फिर जवाब ढूंढने मोहल्ले आते हैं। माफ कीजिए, आपको परेशान कर रही हूँ। मुझे पता है कि अभी बहुत जल रही है। क्या आप कल रात घर पर थे जब ये सब हुआ था? क्या आपको बयान देने में आपत्ति है? मैंने एक लिखित बयान दिया। क्या आपने पहले ही एक लिखित बयान दे दिया है? हाँ। मैं और मेरा पड़ोसी वहाँ थे, क्योंकि वो मुझे लेने आया था जब वो लड़की खिड़की से बाहर। ये ब्रिस्टर्स के पास ही रहता है। वो कहते हैं कि त्रासदी से 1 दिन पहले उन्होंने तनाव के संकेत देखे थे, ऐसे पल जो अब पीछे देखने पर अलग मायने रखते हैं। देखिए, मैं उस आदमी के पिता को थोड़ा बहुत जानता हूँ। डैड, मेरा मतलब, वो कभी कभी आके हमसे बात करते हैं। मैं उन्हें उतना अच्छी तरह नहीं जानता। मुझे याद है रविवार सुबह जब मैं बाहर बैठा कॉफी पी रहा था, वो अपना सारा सामान जैसे कपड़े, जूते पैक कर रहा। उसने बेबी कार सीट और स्ट्रोलर ड्राइवे पर फेंक दिए। ये सब मिनीवैन से बाहर निकाला गया था, लेकिन वो उसमें से सब कुछ निकाल रहा था, अपना सारा सामान बाहर रख रहा था। और मैंने देखा कि वो पूरे हफ्ते गायब था। वो पूरे हफ्ते यहाँ नहीं था। ये अजीब है, क्योंकि वो लोग काम नहीं करते और हमेशा वहीं रहते हैं। उन दोनों में से कोई भी काम नहीं करता।
मुझे पता है, वो हर दिन पूरे दिन वहीं रहते हैं। तो मैंने सोचा, मतलब, और देखिए मेरा ख्याल है शायद दिसंबर के आसपास की बात थी, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, या पुलिस आई उसे ले गई और सब हुआ। वो उसी शाम या अगले दिन आया और हमें समझाया कि क्या हो रहा था, और बता रहा था कि उसके पास चाकू या कुछ था और उसने सबको मारने की धमकी दी थी, ऐसे ही बातें। मैं हैरान रह गया, और उसने कहा कि इसी वजह से वे उसे ले गए, क्योंकि वे उसका मूल्यांकन करवाने वाले थे या कुछ ऐसा। हाँ, और फिर कुछ दिन बाद वो वापस आ गई। क्या आपने कभी उन्हें लड़ते या वो बहस हाँ, करते मेरा सुना है? मतलब मिले थे। वो कभी कोई बड़ी बात नहीं होती थी, मैं कहूँगा, लेकिन आप उन्हें बहस करते सुन सकते थे, यानी तू मैं। लेकिन कभी चीजें पटकने जैसी बात नहीं थी, आप जानते हैं, चीजें तोड़ना या गाली देना या ऐसा कुछ नहीं, आप जानते। लेकिन उनकी आवाज सुनाई देती थी, आप जानते हैं, आपस में कहा सुनी करते हुए, आप जानते हैं, अक्सर नहीं, लेकिन मैंने उन्हें सुना। परिवारों में असहमति होती है, बिल्कुल, लेकिन जब इस पड़ोसी ने जांचकर्ताओं को ये बताया तो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या चेतावनी के संकेत शुरू से ही मौजूद थे? 2 दिन बाद जासूस फिर मोहल्ले लौटे। कुछ लोग ब्रिस्टर परिवार को अपने में ही रहने वाला बताते हैं, जबकि दूसरे पड़ोसी अलग बात कहते हैं। क्या आपको किसी भी झगड़े या घरेलू विवाद के बारे में पता था? हम हिंसा, समझ जानते। घरेलू शोषण जो घर मुझे में पता होता है वो घर लौटने पर उसे वहां से निकालना पड़ा क्योंकि उसने सबको मारने की कोशिश की थी। ये करीब अक्टूबर नवंबर की बात थी, कुछ ऐसा ही। ये कब हुआ था? पिछले साल अक्टूबर में। पिछले साल अक्टूबर में? वो करीब 2 महीने तक बाहर रही थी, करीब 2 महीने, कुछ ऐसा ही था, और फिर वापस आ गई। वो बुरी तरह चोटिल थी, अब बेहतर महसूस कर रही थी। फिर ये पिछले शनिवार नहीं, शनिवार पहले उनका झगड़ा हुआ था। खैर उसने फिर से उसके साथ झगड़ा कर लिया और उसने कहा कि वो वही करेगी, वो उसे मार डालेगी। यहाँ जिस वो की बात हो रही है वो डार्लिन ब्रिस्टर हैं। आरोपों का पता चलने के बाद वे उन्हें अब अलग नजरिए से देखते हैं। क्या आपने खुद कुछ देखा था जब वो घटना हुई थी? हाँ और नहीं, माँ पिछवाड़े थी, मुझे पता नहीं था। हम पूरे समय मेरे पड़ोसी के पिछवाड़े की बाड़ के पास खड़े थे और वो उनके पिछवाड़े की बाड़ के भी ठीक पास था। माँ पूरे समय पिछवाड़े में थी। हमें तब पता चला जब पुलिस अफसर ने उन्हें जमीन पर लेटने या हाथ ऊपर करने को कहा। कुछ ऐसा ही, ठीक है। उससे पहले आपने क्या देखा, जैसे जब ये सब शुरू हुआ था? मैंने उससे पहले कुछ नहीं देखा। हाँ, अगर आप बस हमें उनके बच्चों के साथ व्यवहार और उनके स्वभाव के बारे में बयान दे सकें, जैसा आपने हमें बताया, और फिर आपने जो देखा वो भी। इससे उसकी मदद नहीं मिलेगी, है ना? उसे वहां होना चाहिए। हाँ, इससे उसकी मदद नहीं मिलेगी। हम सिर्फ बता रहे हैं कि पहले और अब उनका स्वभाव कैसा है। हाँ, बिल्कुल वही है जो आपने अभी कहा, हमें बताया। सिर्फ कोर्ट सिस्टम को दिखाने के लिए कि आप जानती हैं कि पड़ोसियों ने देखा था कि उसने परिवार के साथ पहले कैसे व्यवहार किया था। हाँ, मैं सच में, मुझे सच में नहीं पता कि मुझे सच में लगा कि शायद उसमें कोई भूत प्रेत आ गया था या कुछ था। वो पूरी तरह से बदल गई थी, वो जैसे पागल हो गई थी या कुछ ऐसा ही। मैं मानती हूँ कि वो घर पर पड़ती थी और थोड़ी अलग थी, लेकिन वो मानसिक टूटन थी, न कि उसके किए गए काम। हाँ, पड़ोसी वही बता सकते हैं जो उन्होंने बाहर से देखा। एक व्यक्ति है जो डार्लिन को सबसे अच्छे से जानता है, उसके पति रिकी ब्रिस्टर। क्या आपके पास कोई पादरी या ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बात कर सकते हैं? मेरा मतलब है जरूरी नहीं कि वो पादरी हो। मैं बस अपना फोन इस्तेमाल कर रहा था। मैं वही इस्तेमाल कर रहा था पहले, लेकिन वो मायने नहीं रहता। मुझे बात करनी है, मुझे किसी से बात करनी है। ठीक है, मैं बस वहां ले जाना चाहता। मैं नहीं दे सकता। यहाँ हमें कुछ मिला है, लेकिन मेरे परिवार वहां नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे यहाँ हैं। मैं जा रहा हूँ।
तुम्हें मजबूत रहना होगा, ठीक? तो आगे बढ़ो और ये सब बाहर निकाल लो इससे पहले कि वे यहाँ आए, क्योंकि तुम्हें मजबूत रहने की जरूरत होगी। हाँ। ठीक है, तुम ये कर सकते हो, है ना? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जासूसों ने अब ध्यान रिकी पर लगाया, ना कि इसलिए कि वह संदिग्ध है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर कोई उन्हें यह समझने में मदद कर सकता है कि उस रात तक क्या हुआ था तो वो वही है। रिकी के नजरिए से परिवार कुछ समय से किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रहा था। आप क्या करते हैं और कहाँ काम करते हैं? मैं अभी बेरोजगार हूँ। ठीक है, आप कितने समय से बेरोजगार हैं? मैं महामारी शुरू होने के बाद से बेरोजगार हूँ। 2020 में कोविड के बाद से ही हूँ। हाँ। 2020 से पहले आप क्या करते थे? मैं डॉलर जनरल में काम कर रहा था। ठीक है। सहायता के मामले में तो अभी पिता के परिवार को किस तरह की सहायता मिल रही है? जिस तरह से हमने किया था वो ये था कि हम निकाल लेते थे। आप जानते हैं जैसे इनकम टैक्स साल भर में मिलता है, हम उसे फिजूल खर्च नहीं करते बल्कि साल भर के सारे बिल पहले ही चुका देते थे। ठीक है, हमें सेक्शन 8 की सहायता मिलती थी। सेक्शन 8 ने पूरा बिल चुका दिया। ठीक है। और हम सरकारी सहायता फूड स्टैम्प्स ले रहे थे। ठीक है। हाँ, बस वही का। कुछ समय तक सब अच्छा था, लेकिन हाल ही में मैं कहूँगा ये तब था जब उसने आखिरी बच्चा पैदा किया था। आखिरकार उसने मुझे नहीं पता था, मुझे कभी नहीं पता था कि उसे मेजर डिप्रेशन था। उसका उस बीमारी का डायग्नोसिस हुआ था, साथ ही उसे प्रसवोत्तर अवसाद भी था। तो फिर उसके पास एक साइकियाट्रिस्ट था। तो ये लगभग बहस जैसा हो जाता था। लगभग हर दूसरे दिन, और कभी कभी हम बिना बहस किए एक हफ्ता भी निकाल लेते थे। फिर जानते हो ये जैसे वो कभी भी अपनी की हुई चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेती थी। तो तभी हमने एक काउंसलर को शामिल किया। याद है, जांचकर्ताओं को पहले ही पड़ोसियों से उस घटना के बारे में पता चल गया था जहां डार्लिन को कथित तौर पर परिवार के घर से ले जाया गया था। ये घटना आग लगने से कुछ महीने पहले हुई थी। इसका मतलब ये है कि ये घटना उनके 7वें बच्चे के जन्म के तुरंत बाद हुई थी। क्या जासूस सोच रहे हैं कि प्रसवोत्तर अवसाद हत्याओं और आगजनी का कारण था? तो मेरे पास एक सवाल है। तो हम रिकॉर्ड देख रहे थे और हमें पता चला कि आपके खिलाफ बच्चों के प्रति क्रूरता का इतिहास है, तो आप मुझे उसके बारे में बताइए। हाँ, वो तब हुआ था जब उसका बेटा आया था। वो अब लगभग 25 साल का है। हाँ, वो करीब 25 साल का है, आप जानते हैं। और उसकी जिंदगी में कोई अनुशासन नहीं था। बस आप जानते हैं, वो और उसकी माँ दोनों एक ही जगह से आए थे। उनके पास वो अपनी माँ को नहीं जानती थी, इसलिए वे दोनों सड़कों पर घूमते थे। तो पहले कुछ सालों तक जानते हो मैं उस पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाता था, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको बच्चे को जानना चाहिए उससे पहले कि आप उस पर हाथ उठाएं या कुछ और करें। मैं ईसाई हूँ और पिटाई में विश्वास करता हूँ, लेकिन जैसे वो स्कूल जाता था और कुछ कह देता था, अब जानते हैं बच्चे कैसे होते हैं। वो कहता था कि वो अपना काम नहीं करता था, और अगर उसे मार पड़ी, उसे ये पसंद नहीं था, तो वह काउंसलर्स को बता देता था और फिर उन्हें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब जब भी वे बाहर आते तो यही लगता था, ठीक है, मतलब ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, हम शायद यहाँ 3 महीने रहेंगे। तो सवाल, तुम्हारी पत्नी वो अभी भी जिंदा है? मेरा मतलब है, क्या तुम अब भी उसके साथ रहने का इरादा रखते हो? मुझे नहीं पता। उसे थोड़ी मदद चाहिए।
मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन उसे मदद चाहिए। मैं नहीं कर सकता। वो अपनी दवा नहीं लेती थी। तो मुझे सच में नहीं पता कि अभी उस स्थिति में क्या करूं। ठीक है, मैंने अभी मन नहीं बनाया। मेरा मतलब है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाइबल में लिखा है, जब तक मौत अलग ना करे, और वो मरी नहीं है। मैं मानता हूँ कि बाइबल के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, शायद ठीक है। तो मेरा ख्याल है तुम तलाक के बारे में सोच रहे हो, क्या यही चल रहा है तुम्हारे? मैं ऐसा सोच रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ उसके साथ रहो, मेरा मतलब है तुम्हारे और बच्चों के बाद। मैं सुन रहा हूँ अगर वो बाहर आई तो तुम उसके साथ रहोगे। नहीं, मुझे लगता है उस स्थिति में अगर वो बाहर निकलती है, मुझे नहीं पता, उसे होना चाहिए। नहीं, हम उसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतनी स्थिर नहीं है। वो स्थिर नहीं है। मैं नहीं कर सकता। ठीक है। वो मानसिक रूप से इतनी स्थिर नहीं थी, क्योंकि वो सेक्शन 8 के तहत थी, और इसी वजह से उसे बार बार मुझे बाहर निकालने का मौका मिलता रहा। बार बार मुझे बाहर निकालती रही, तो इसी वजह से मुझे माँ के पास जाना पड़ा। तुम जानते हो, तो मुझे इससे उबरना होगा, और मैं चाहूंगा, मेरी खुद की बात करूं तो मैं चाहूंगा कि आप जानते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, बस उससे मिलने या ऐसा ही कुछ करने का मौका मिल जाए। ठीक है, लेकिन तो हमें जरूरत नहीं थी। एक बदलाव है, आपको उसकी मानसिक तैयारी सुनिश्चित करनी होगी। वह मानसिक रूप से स्थिर है, इससे पहले कि मैं उसे ऐसा करने दूं, और क्योंकि यह नहीं हो सकता। रिकी का नजरिया सिर्फ पहेली का हिस्सा है। जासूस बाकी परिवार से भी सुनना चाहते हैं। उनके बीच हमेशा गंभीर समस्याएं रही हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है एक पंथ जैसा। ये पुलिस की पूछताछ है डार्लिन की भाभी केली हिल से। डार्लिन पर आरोपों के बावजूद वो रिकी के बारे में अपनी भावनाएं नहीं छुपाती। वो वही है, उसकी अपनी तरह का धर्म है। वह एक आत्ममुक्त व्यक्ति है। मैं ठीक बता नहीं पा रही थी कि वो क्या था, लेकिन जब मैंने मेडिकल स्टाफ को बताया तो वो बोली वो एक आत्ममुक्त व्यक्ति है। तो मैंने उन्हें बताया कि वो क्या होता है। मैंने कहा वो एक आत्ममुक्त व्यक्ति है। वह एक आत्ममुक्त व्यक्ति है। वह कभी भी किसी भी चीज में गलत नहीं हो सकता, और उसे हमेशा सब कुछ अपने काबू में रखना होता है। वह जो भी कहता है लोगों को बहकाने वाला होता है। जब उसने डोनोवन को जन्म दिया, उसे अस्पताल अकेले जाना पड़ा, कोई साथ नहीं था। मुझे नहीं पता कि बच्चे के जन्म के समय बारबरा उससे मिल पाई थी या नहीं। जब वो अस्पताल में थी, शायद उसके साथ कोई नहीं था। तो जब वो घर वापस आई, उसे फिर से खाना बनाना, सफाई और देखभाल करनी पड़ी, और उसके साथ कोई नहीं था। रिकी ने कहा कि उसे बच्चों के साथ रहना है। तो उसने बच्चे को अकेले ही जन्म दिया, और हमें बाद में पता चला। और फिर वही बात दोबारा हुई। जो बॉन्डे वाले बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। आखिरकार वो खुद ही अस्पताल चली गई और बच्चे को जन्म दिया। इस बार उसने ट्यूब्स नहीं बनवाई। रिकी उस बात से परेशान था, और उसने मुझे यही बताया। रिकी उसके ट्यूब्स बनवाने से परेशान था, और वो परेशान थी क्योंकि इस बच्चे के समय कोई मेडिकल समस्या हुई थी, शायद ब्लीडिंग या कुछ और, जिससे डॉक्टरों को अतिरिक्त देखभाल करनी पड़ी, या कुछ ऐसा। उसमें ट्यूब्स बनवा लिए, और डॉक्टर में पुरुष था। जो डॉक्टर उसकी जान बचा रहा था, जो भी था, जो उसकी ब्लीडिंग या जो भी समस्या थी उसमें मदद कर रहा था, वही डॉक्टर उसकी जान बचा रहा था। वह पुरुष था। और डार्लिन ने मुझे बताया कि रिकी नाराज हो गया क्योंकि वो डॉक्टर पुरुष था। और मैं डार्लिन से कह रही थी, बेबी तुम मरने वाली हो, हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें बचाने कौन आता है, तुम्हें बचाए जाने की जरूरत है। काइली फिर डार्लिन के बच्चों के बारे में विस्तार से बताने लगती है। उसकी अपनी देखी समझी बातों में कुछ चीजें थी जो उसे सही नहीं लगी। मैं एक शिक्षिका हूँ। हाल ही में प्रिंसिपल के रूप में मेरा कार्यकाल पूरा हुआ है। मैं मानव संसाधन विभाग में काम करती हूँ,
और टाइटल 9 के तहत लिंग भेदभाव व यौन उत्पीड़न के मामले देखती हूँ। यही मेरा रोज का काम है। तो इसके साथ उस भूमिका में मुझे कुछ चिंताएं थी, क्योंकि सभी बच्चों की बोलने की एक अलग शैली होती है। बोलने में समस्या है, बोलने और भाषा की समस्या। उन सभी की उनकी भाषा बहुत अस्पष्ट है, सही उच्चारण नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इन बच्चों को अपने परिवार के बाहर किसी और से बात करने का मौका नहीं मिला है, अपने घर के बाहर, क्योंकि आप जानते हैं दूसरों के साथ बातचीत ही है जो आपकी मदद करती है। हाँ, अपनी बोलने की क्षमता को विकसित करने के लिए। जिस वजह से मेरी अपनी मातृभूमि की बोली अब नहीं रही, वो ये है कि जब आप बाहर निकलते हैं और दूसरों से बात करते हैं तो आप भूल मिल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास वो नहीं था, उनके पास वो पहुंच नहीं थी। उन्हें बहुत ज्यादा चिंता रहती है, बहुत ज्यादा शर्मीले हैं। वो बहुत अच्छी माँ थी, उन्होंने मेरे बच्चों को खूब प्यार दिया, उनके साथ समय बिताया, और मैं उन्हें अपने बच्चों के साथ अकेला भी छोड़ देती थी। अगर मुझे जरा भी शक होता कि वो शुक्रवार को कुछ गलत करेंगी तो क्या मैं उन्हें बच्चों के पास जाने देती? लेकिन वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी आंटी थी, वो बच्चों से अच्छी तरह घुल मिल रही थी। उन्होंने उनके साथ आर्ट प्रोजेक्ट्स किए, और ये मेरे बच्चे और उनके बच्चे दोनों के लिए था। तो किसी ने भी सोचा होता कि ये सब ऐसे होगा तो मैं यहाँ नीचे आ जाती और उन्हें खुद अस्पताल ले जाती। लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है, और ये सही नहीं है, लेकिन उस मनोविक्षिप्त अवस्था में मुझे लगा जैसे वो भागने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं लगा कि वो बचना चाहता था। मुझे पता नहीं, सुना था वो पिछवाड़े के पोर्च पर थी। मुझे लगता है कि वो वहीं बैठने वाली थी जब तक कि आग की लपटें उसे भी अपनी चपेट में ना ले लें। डार्लिन जैसी मैं जानती थी और जैसी देखी वैसी नहीं थी, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे। मैं तो CPR देने के लिए तैयार थी, वे लोग कोशिश कर रहे थे। तुम जानती हो, कॉल करने की। उसने उन्हें खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, प्यार किया। वे बहुत सीमित माहौल में थे। इन पूछताछों के दौरान एक सवाल उठता है, क्या ये उसी पल हुआ या पहले से योजना थी? जब जांच अधिकारी रिकी ब्रिस्टर की मां विकी से पूछताछ करते हैं, एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या मैं आपको वो कहानी सुना सकता हूँ जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई? और वो मुझे नहीं लगता वो हाल ही में हुआ था, वो सबके लिए नया था। ठीक है। उसने उन्हें सुबह गोलियां दी थी। देखो, नींद की गोलियां। सिर्फ एक लड़की ने ली, बाकी ने नहीं ली। वे सो रही थी। वो दूसरा डांटे और जो दूसरा अंदर गया था, यही मेरी बच्ची ने बताया था। और अगर मैं इस बारे में सोचता, कभी कभी कहना मुश्किल होता है सॉरी, इसे फिर से जीना। मैं समझती हूँ, आराम से बताइए। चेरी ने कैरी से कहा, जब मैंने बताया तो उसने मुझे बताया कि मेरी मम्मा ने हमें उस सुबह कुछ गोलियां दी थी खाने के लिए, और उन्होंने हमें बताया कि ये फूल और उसकी जो भी मशीन है जिससे वो टी-शर्ट बनाती है, उन्हें लेकर आओ, इन्हें कार में रख दो। और उन्होंने ऐसा ही किया। और उन्होंने कहा मम्मी अजीब बर्ताव कर रही थी, और इसलिए मेरी मम्मी कार में बैठी, कार लेकर सड़क पे गई, फिर वापस आकर हमें कुछ गोलियां दी खाने के लिए। मैं अपनी गोलियां लेता था और उनकी भी देखभाल करता था, लेकिन कैरी ने अपनी गोलियां खुद ली। लड़कों ने नींद की गोलियां ली क्योंकि मुझे पता था वे सो गए थे। और उसके पास बाकी 2 थे, छोटे वाले, 3 साल का और 1 साल का। उसने उन्हें हॉलवे में फर्श पर लेटा दिया था। अब उसने योजना बनाई थी। उसने कहा कि उसने लड़कों के कमरे में पेट्रोल डाला था, फिर उसने हमारे कमरे में पेट्रोल डाला था, और वो वापस चली गई। वो हमारे पास रुकी नहीं, उसने बस इतना ही कहा। उसने अक्षर अक्षर करके बताया, वो बच्चा और वो लौकी और लड़कों के बाथरूम में आग लगा दी,
जिससे हमें धुएं की गंध आई। और फिर वो हमारे कमरे में आग लगाने आई, लेकिन वो काम नहीं आया और हमने लिया। फेथ ने कहा कि उसने एक तौलिया लिया, मेरा मतलब है एक चादर, और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो बाहर जा रही थी और वो खिड़की से नीचे उतर गई और वो डर गई और वापस ऊपर आना चाहती थी और वो उसका हाथ पकड़ रही थी। फिर कैरी ने उससे कहा नहीं, वापस ऊपर मत आओ, बस नीचे कूद जाओ। कैरी ने कहा कि फिर वो नीचे कूद गई। और फिर फेथ, मेरा मतलब मुझे लगता है उन्हें उसे खिड़की से बाहर लाने के लिए मनाना पड़ा। वो बड़ी लड़की के साथ खिड़की में खड़ी थी और बोली, आओ तुम्हें यहाँ से बाहर आना होगा। तो ये किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा नहीं था, बस ऐसा ही जैसे ये हुआ। लेकिन विकी के साथ सबसे ज्यादा जो बात रह गई वो सिर्फ वही नहीं थी जो उसे बताया गया था। ये एहसास कि मौका रहते हुए भी उसने पोते पोतियों की उतनी मदद नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। मैं बस कहूँगा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने पोते पोतियों को चाहता हूँ और पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। आप जानते हैं मुझे वही करना है, उनकी मदद करने के लिए, उन्हें पाने के लिए, या जो भी। मैं नहीं चाहता कि वे मेरे अलावा किसी और के पास जाएं। मुझे उन्हें अपने पास रखने का एक मौका दो। और अगर तुम्हें पसंद नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे पालता हूँ तो मुझसे आके बात करो, लेकिन उन्हें मुझसे मत छीनो, बस ऐसे ही। शायद मुझसे गलती हो गई कि जब मैं घर आया तो उन्हें अपने साथ नहीं लाया। मुझे बस ऐसा लगा, मेरा मतलब है वो किसी अजनबी के साथ जा रहे थे और वो अपने पापा के साथ रहना चाहते थे और मुझे लगा कि मैं हालात और खराब कर दूंगा। वो एक गलत फैसला था, मुझे ये नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि वो मुझे लेने आने वाले हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं उन्हें छोड़ देता? नहीं, हाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता था, ना आपको और ना ही रिक्की को। आप जानते हैं। और नहीं, बिल्कुल सही, हम नहीं जानते थे। तो ये आप जानते हैं, ये सब आपके दिमाग में है, ठीक है? मुझे लगता है जानते हो, मुझे लगता है कि वो था। मुझे वही माँ होना चाहिए था जो उनके साथ रहती। जानते हो, रिक्की अब उम्र में बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा आदमी है और उसके पास अपने बच्चों के बारे में फैसला करने का अधिकार है। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मुझे कहना चाहिए था। नहीं, वे मेरे साथ जा रहे। अब जब ये हुआ तो मुझे वही खड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसे कहा था, मेरी जानकारी के हिसाब से अगर आप यहाँ आते हैं वे स्कूल जा रहे हैं, और मेरा सचमुच यही मतलब था। और मैंने उसे बताया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो, मैं जान लूंगा कि वे कब ऑनलाइन हैं और स्कूल जा रहे हैं। और उसने कहा, ठीक है मॉम, तुम जानती हो, लेकिन मुझे आवाज उठानी चाहिए थी जब मैं उसके लिए भी मैं तुम जानते हो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो मैं उसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए थी। घर के अंदर क्या हुआ इसकी अहम बातें बड़ों से नहीं मिली, वो वहाँ रहने वाले बच्चों से आई। क्या आपको घर पर सुरक्षित महसूस होता है? मुझे घर पर सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं घर पर सुरक्षित महसूस नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मी ने घर में आग जला दी थी और मुझे डर है कि अगर वो वापस घर आ गई तो फिर से हमें मारने की कोशिश करेगी। आप एक फोरेंसिक जांचकर्ता को डार्लिन के बचे हुए बच्चों में से एक का इंटरव्यू लेते हुए सुनने वाले हैं। बच्चों की प्राइवेसी के लिए हमने उनकी पहचान छुपाकर इस बच्चे को एफबी कहा है और एसबी का बयान जांच में एक और पहलू जोड़ता है, एक ऐसा पहलू जो पहले से योजना बनाए जाने की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो मम्मी ने घर में आग कैसे लगाई? उन्होंने हमारे कमरे में थोड़ा तेल डाला और शायद घर के किसी और हिस्से में भी, और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे तेल में आग लग गई हमारे कमरे में। उसी वक्त मैंने देखा क्योंकि दरवाजा बंद था और वो बार बार कहती थी बाहर मत आना। ठीक है, और ये आज ही हुआ? क्या तेल किस चीज में था? वो गैस थी, वो लॉन काटने की मशीन वगैरह में डालने के लिए थी। ठीक है, तो वो एक गैस कंटेनर जैसा था जिससे आप अपनी लॉन काटने की मशीन में गैस भरते हैं। ठीक है, क्या वो अब भी कंटेनर में थी या उसे बाहर उंडेल दिया था? उसने उसे फर्श पर गिरा दिया। ठीक है, क्या उसने उसे कहीं और भी डाला था? उसने उसे बाजू में डाला था और मुझे लगता है शायद वो लिविंग रूम में था और शायद हॉलवे या किचन में भी। क्या आप लोगों को सोने के लिए या किसी और समय दवा वगैरह लेनी पड़ती है? नहीं, लेकिन कल मम्मी ने हमें दवा दी थी, वो नींद की दवा थी।
मुझे लगता है उन्होंने हमें सुलाने की कोशिश की ताकि हमें पता न चले कि मैं शुरू कर रही थी और वो घर छोड़कर हमें अंदर लाने वाली थी। क्या वो दवा पीने वाली थी या निगलने वाली थी? निगलने वाली। क्या तुम्हें गोली का रंग याद है? एक नीली थी और उसी पे PM लिखा था। PM? उस पे, ठीक है। एक लाल और पीला था और मुझे नहीं पता था वो क्या था। शायद वो मेरी विटामिन थी, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसने तुम्हें 2 गोलियां दी? 3। एक नीला और एक लाल, और पीला या नीला, एक नीला लाल और पीला? उसने हमें एक नीला, 2 लाल और पीले दिए, ठीक है। और क्या सबको एक गोली मिली? यहाँ तक कि मेरे बच्चे को भी। क्या बच्चे ने गोली निगल ली? नहीं, उसने बस उसे उसकी बोतल में डाला। उसकी किसमें? बॉटल में, ठीक है। एसबी के बयान के मुताबिक उसकी मां पहले भी कथित तौर पर मारने की कोशिश कर चुकी है। क्या मम्मी ने कभी तुम सबको मारने की कोशिश की? नहीं, लेकिन उसने की थी। उसने पापा को चाकू मारने की कोशिश की थी। ऐसा कई बार हुआ था। और तुमने ये देखा था? मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना था। क्या उसने आज चाकू निकाला? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसने बच्चे पे चाकू तान दिया था, लेकिन उसने किसी और पे चाकू नहीं निकाला। लेकिन मुझे लगता है उसने यही किया। तो उसने सच में चाकू निकाला? क्या तुमने उसे बच्चे पर चाकू तानते देखा? नहीं, लेकिन मैंने बच्चे को बस सामान्य तरीके से रोते हुए सुना। फिर मैंने उसे चीखते चिल्लाते सुना और फिर मैंने सुना कि वो रोना बंद कर दी। तो मुझे लगा कि उसने उसे चाकू से मारा या कुछ ऐसा किया जिससे वो जमीन पर गिर गया। मुझे नहीं पता। क्या उसने पहले उसे जमीन पर फेंका है? नहीं, उसने कभी उसे जमीन पे नहीं फेंका। क्या उसने तुम लोगों में से किसी और को चुभोया था या चुभोने की कोशिश की थी? नहीं, उसने ऐसा करने की कभी कोशिश नहीं की। ठीक है। क्या मैंने तुमसे ये पूछा है, क्या आज रात या आज से पहले पुलिस कभी तुम्हारे घर आई है? मतलब किसी और समय? नहीं, ये वही पहली बात है जब वो आए थे। ठीक है, ठीक है। क्या तुम समझती हो कि मम्मी के धमकी देने से मेरा क्या मतलब है? जैसे तुमने कहा कि मम्मी ने आज सबको मारने की कोशिश की क्योंकि आग लग गई थी। क्या मम्मी ने कभी कहा कि वो तुम सबको मारना चाहती हैं या ऐसा कुछ? नहीं। ठीक है। क्या आपने कभी उसे पापा से ये कहते सुना है कि वो उन्हें मारना चाहती है या ऐसा कुछ? हाँ, उसने कहा था। उसके बारे में मुझे बताओ। तो एक बार उसने उससे यह कहा, लेकिन मुझे याद है एक बार वो अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी और वे मम्मी के बारे में बात कर रहे थे और फिर मम्मी ने कहा वो हम सबको मार डालेगी, अपने दोस्त को भी। ठीक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या सुन रही हूँ। ये सुनकर दिल टूट जाता है कि उसे और उसके भाई बहनों को सुरक्षित जगह पर क्या झेलना पड़ा। एफबी की छोटी बहन, जिसे हम सीबी कहेंगे, को एक तस्वीर साफ याद है। एक बार वो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी जब वो हमें चीजें दे रही थी, लेकिन जब हमने उसे धन्यवाद कहा तो उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस चुप थी। ठीक है। और वो मुस्कुराती रही। फिर हमने देखा वो सामान पैक कर रही थी। हम बार बार पूछते रहे क्या वो जा रही है। उसने कहा वो नहीं जा रही और फिर वो बस मुस्कुराती रही और ऐसे काम कर रही थी जो वो आमतौर पर नहीं करती थी। और मम्मी को ये कब मिला और तुमने कहा था कि उसने पेट्रोल डाला था? ये तब था जब सोने का समय था। सोने का समय? मम्मी पेट्रोल कहाँ डाल रही थी? वो खिड़की के पास था और कुछ उसी तरह की चीज के पास था। हम फर्श पर थे। डिब्बों में? उसने उन्हें उसमें डाल दिया? डिब्बों में? उसने उसे खिड़की के पास रखा। खिड़की के पास? ठीक है। ठीक है। क्या उसने ये सभी कमरों में किया या सिर्फ कुछ में? मुझे लगता है उसने किया क्योंकि वो लड़कों के कमरे में गई थी और मुझे लगता है कि वो हमें चेक करने आई थी कि क्या हम सो रहे हैं ताकि वो आग लगा सके। और फेथ ने कहा कि उसे लगता है मम्मी के पास जैसे उनमें से एक छड़ी थी जिससे आप मोमबत्तियां जलाते हैं। उसे लगता है कि मम्मी के पास वही था और उन्होंने उसे तेल पे रख दिया। ठीक है, फिर से। ठीक है।
और फिर मुझे लगता है किसी ने कहा कि वो पिछवाड़े में गई थी ताकि उसे आग न लग जाए, लेकिन उसने हमारे कमरे में आग नहीं लगाई, शायद इसलिए क्योंकि हम सोए नहीं थे। ठीक है। एफबी और सीबी की 9 साल की बहन, जिसे हम एचबी कहेंगे, वो कहती है कि वो घर में हमेशा सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। वो कहती है कि उसे भी सोने के लिए गोली दी जाती थी जैसे उसकी बहनों को। फिर उसने हमें नींद की दवा दी। उसने आप सबको नींद की दवा दी। क्या उसने आप सबको अपने कमरों में जाने के लिए कहा या कहीं और जाने के लिए? वो चाहती है कि हम कमरे में रहें और सो जाएं। और क्या आप बता सकते हैं वो दवा कैसी थी? वो हल्के नीले रंग की थी, उस पे कीड़े थे। ठीक है, तो क्या वो एक गोली थी जिसे आपको निगलना था और उस पर लकीरें थीं? उस पे कीड़े थे। कीड़े, ठीक है। और आपको कितनी लेनी पड़ी? एक। क्या उसने सभी को एक एक दिया? क्या उसने दोनों छोटे बच्चों को भी एक एक दिया? ठीक है, और उन्होंने गोली निगल ली। ठीक है, क्या हर रात आपको नींद की गोली चाहिए? नहीं। ठीक है, आज रात क्यों? क्योंकि वो हमें सुलाने की कोशिश कर रही थी। गैस जलाते घर को आग लगा देती तुम्हारे कमरे में। जिस कमरे में? और वो लड़की का कमरा था। ठीक है, तुम सबका बेडरूम। ठीक है, और लड़के कहाँ थे? वे अपने कमरे में थे। ठीक है, दोनों छोटे भी लड़कों के कमरे में थे। और माँ कहाँ थी? वो अपने कमरे में थी। मुझे लगता है वो रसोई में भी गई थी। ठीक है, उन्होंने आग कैसे लगाई? वो खाना बना रही थी। मुझे लगता है वो गैस पे खाना बना रही थी या तेल। ठीक है, आपको घर में आग लगने का कब और कैसे पता चला? क्योंकि मैं थी, मुझे उस चीज की गंध आई थी। ठीक है, तुम बाहर कैसे निकली? हमने खिड़की तोड़ी और बस खिड़की से कूद गए। ठीक है। और क्या आपके आप घर या अपार्टमेंट में रहती हैं? हम एक घर में रहते हैं। क्या वो 1 मंजिला है या 2 मंजिला? ये 2 मंजिला है। आपका बेडरूम लड़कियों का कमरा कहाँ था? ऊपर वाले कमरे में। ठीक है, और आप सब खिड़की से कूद गए थे? क्या आपने ये पहनकर सोई थी? ठीक है, तो आपने वही पहना था और फिर आप बस जो भी पहना था उसी में बस बाहर कूद गई। ठीक है, और वहां 3 लड़कियां थीं तो आप तीनों ही बाहर कूद गई। और फिर क्या हुआ? और फिर हम गिर गई और फिर तैयार थी घर। मैं वहां गई और मैं उस लड़की की मदद करने की कोशिश कर रही थी। तुम लड़की की मदद कर रही थी और फिर पड़ोसियों को बताया? ठीक है, क्या आप सब आखिरकार वहां गई थी? क्या आपको उन लोगों का नाम पता है? ठीक है, उसकी समस्या क्या थी? आपको क्यों मदद करनी पड़ी? क्योंकि उसकी टांग में दर्द हो रहा था। ठीक है, अच्छा। क्या आपको पता है कि घर से कोई और बाहर निकला था? नहीं। क्या आपको पता नहीं है कि लड़के बाहर निकले या नहीं? नहीं, वे बाहर नहीं आए। वे बाहर नहीं आए। ठीक है, आज मम्मी गुस्से में थी, दुखी थी या खुश? मुझे नहीं पता। आग लगने से पहले? जब आग में सब किया तो वो खुश नहीं थी। वो आग लगने से पहले खुश थी। क्या तुम्हें माँ के पास सुरक्षित महसूस होता है? हर समय नहीं। तो क्या आज तुम्हें मम्मी के साथ सुरक्षित महसूस हुआ? नहीं, जब वो हमें कमरे में रुकने को कह रही थी तब नहीं। किस कमरे में? उस बेडरूम में। ठीक है, वो बार बार सबको कमरे में क्यों रहने को कह रही थी? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो चाहती थी हम आग में जले या ऐसा ही कुछ। क्या तुम्हें डर है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं? मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ था। उस बार के बारे में बताओ। वो आज ही हुआ था। उसने आज तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कैसे की? मुझे लगा वो हमें जलाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, आप कैसे बता सकते हैं कि इन लड़कियों ने क्या झेला? इस डरावने घर से सिर्फ 4 ब्रिस्टर बच्चे बचे। डार्लिन ब्रिस्टर पर इरादतन हत्या के 3 आरोप हैं। 3 बार फेलनी मर्डर, 2 बार गंभीर हमला,
1 बार प्रथम श्रेणी आगजनी और 7 बार बच्चों के प्रति प्रथम श्रेणी क्रूरता के आरोप हैं। उन्हें पॉल्डिंग काउंटी जेल में बिना जमानत रखा गया है। डार्लिन की गिरफ्तारी की खबर के बाद उनके पति रिकी चौंकाने वाले तरीके से उनका बचाव करते नजर आते हैं। न्यूज स्टेशन 11 अलाइव को दिए इंटरव्यू में रिकी ब्रिस्टर ने कहा वो अब भी डार्लिन से प्यार करते हैं। उन्होंने उस चैनल से कहा, उनके शब्दों में, मुझे पता है ये मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, हम मदद लेने की कोशिश कर रहे थे, उसके प्रति कोई नफरत नहीं है, मैं निश्चित रूप से उसके किए गए काम से आहत हूँ, लेकिन मुझे फिर भी आगे बढ़ना है। रिपोर्टर ने रिकी ब्रिस्टर से पूछा क्या वो डार्लिन को माफ करते हैं, और रिकी का जवाब था उसे पहले ही माफ किया गया था। 1 सितंबर 2022 को अभियोजकों ने डार्लिन के खिलाफ मौत की सजा की मांग की घोषणा की। पोल्डिंग काउंटी के जिला अभियोजक मैथ्यू रॉलिंस ने कहा कि यह फैसला उनके कार्यालय को अपराधों के अनुरूप लगा, लेकिन डार्लिन ब्रिस्टर का मामला जूरी तक नहीं पहुंचा। फरवरी 2024 में डार्लिन ब्रिस्टर को 9 महीने के अपने बच्चे की मौत के लिए 3 क्रमिक उम्र कैद की सजा वाली प्ली डील मिली। 3 और 5 साल के बच्चों की मौत के लिए वो उम्र कैद की सजा पुलास्की स्टेट प्रिजन हॉकिंसविल जॉर्जिया में काट रही हैं। जहां तक उनके बचे हुए बच्चों की बात है, उनके जीवन के बारे में अब क्या हाल है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अब बस यही उम्मीद बची है कि जो कुछ भी उन्होंने झेला है उसके बाद वे सुरक्षित हैं और उनकी देखभाल की जा रही है। इस एपिसोड में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और महिला अपराधी के साथ।